नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जिस तरीके से पाकिस्तान हर मंच पर कश्मीर का राग अलापता है, अब उससे महंगा पड़ गया है। फिर जो ओआईसी में उसने बोला था कि कोई भी इस मुद्दे को उठा नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से कश्मीर का मुद्दा उठाता है और शिमला समझौते की कई बार उसको नसीहत भी दी गई हर मंच पर, क्योंकि पाकिस्तान हर बार शिमला समझौता का जो उल्लंघन करता है और कश्मीर का राग अलापता है। इस बार उसने सऊदी अरब को धमकी तक दे दी। उसके विदेश मंत्री महमूद कुरैशी ने नसीहत देनी शुरू कर दी थी और कहा था कि ओआईसी के 2 धड़े हो जाएंगे। लेकिन अब सऊदी अरब ने उसे जो कर्ज दिया था, करीबन $3 अरब जो कर्ज दिया गया था पाकिस्तान को, अब वो वापस ले रहा है। $1 अरब पाकिस्तान ने चाइना से उधार लेकर सऊदी अरब को वापस किया, लेकिन अभी जो $2 अरब बचे हैं वो देने की तैयारी में, अगर चाइना उसे ये उधार दे देता है। वहीं पर सऊदी अरब ने तेल भी बंद कर दिया है पाकिस्तान का, यानी पहले ये घास की रोटी खाने की बात कर रहे थे, अब इनको तेल की जगह पानी भी डलवाना पड़ेगा। तो पाकिस्तान के लिए मुसीबतें खड़ी हो गई हैं, क्योंकि कश्मीर का राग अलापना इन्हें अब बंद कर देना चाहिए। अब इनको देखना चाहिए कि भारत का जो प्रधानमंत्री है इस वक्त, वो इतना सशक्त है कि दुनिया भर में उसके सामने किसी और की नहीं चलती है। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, जिस तरीके से पाकिस्तान कश्मीर का राग अलापता है और एक बार फिर उसको मात भी मिली और अब की बार उसको हर्जाना भी चुकाना पड़ रहा है, क्या कहेंगे आप? क्योंकि कंगाल पाकिस्तान को किसी को नसीहत देने की कोई जरूरत थी नहीं, लेकिन उसने सऊदी अरब को नसीहत दी और अब उसे ये महंगा पड़ गया है। देखिए, जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तब से उनकी प्राथमिकता ये रही है कि कश्मीर की धारा 370 को हटाया जाए और वहाँ विकास किया जाए। लेकिन जैसे कि पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे पर यह दिखाने की कोशिश करता है कि हम कश्मीरियों के हित चिंतक हैं, वो वहाँ बरगलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो रियल में वहाँ आतंकवादियों को प्लांट करता है और आतंक को बढ़ावा देता है, वहाँ पत्थरबाजों को पैदा करता है। इस तरह की हरकतें पाकिस्तान लगातार करता रहा। अब वही चीज़ें जो पाकिस्तान ने की हैं कश्मीर में, उनको सबूत बनाकर मोदी सरकार ने दुनिया के सामने रखा कि जो पाकिस्तान है वो कोई देश नहीं है, उसके पीछे जो ताकतें हैं वो आतंकवादी हैं और वहाँ कट्टरपंथी ही उस देश को चला रहे हैं। तो इनडायरेक्टली वहाँ प्रधानमंत्री कोई भी बन जाए, लेकिन इनडायरेक्टली उस सरकार के पीछे जो ताकत है वो कट्टरपंथियों की है और आतंकवादियों की है। इस्लाम के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, खुदा के नाम पर वो क्या क्या नहीं फैलाता, वो क्या क्या नहीं परोसता, उसको अपने लोगों को जो रक्षा करनी चाहिए, उनके लिए तरक्की के रास्ते खोलने चाहिए, वो तो नहीं कर रहे हैं, आतंकवादी पैदा कर रहे हैं। वो इसलिए मोदी जी ने इसको अभियान के रूप में चलाया और दुनिया के सामने पाकिस्तान को नंगा किया। दूसरी तरफ मोदी सरकार ने एक काम और किया कि जो इस्लामिक कंट्री हैं उनसे अपने बेहतर रिश्ते बनाए, और जिसका आज नतीजा हम देख रहे हैं कि इमरान खान ने जिन सऊदी अरब के प्रिंस की गाड़ी को ड्राइव किया और ड्राइवर बन गए उनके, चमचागिरी करने में कि शायद कहीं कुछ मिल जाए, और तभी इनको ये $3.2 बिलियन जो कर्ज है तब मिला था। तो जनता बड़ी खुश हुई थी और उन्होंने इसको बड़ा अचीवमेंट बनाया था कि देखिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने किस तरह के रिश्ते बनाए कि वो खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो इसलिए प्रिंस ने खुश होकर सऊदी के और लोन दे दिया है। बड़े बेहतर रिश्ते हो गए हैं, लेकिन उन रिश्तों को खराब किया इनके आतंकवादियों ने, क्योंकि इन्होंने आतंकवाद बंद नहीं किया और ये जानते नहीं है कि ये वही सऊदी के प्रिंस हैं जिन्होंने मोदी जी के आह्वान पर, मोदी जी की मित्रता के कारण वहाँ पर हिंदू मंदिर बनाया। आज वो मोदी जी के जो रिश्ते हैं, मोदी जी को गले लगाते हैं, और सबसे बड़ा वहाँ का सम्मान सऊदी का वो मोदी जी को दिया गया। इसलिए दिया गया कि मोदी जी का जो काम करने का तरीका है, वो भारत में 2014 से जो काम कर रहे हैं, उन्होंने जो नारा दिया है सबका साथ सबका विकास, ये केवल नारा नहीं है, ये एक विचारधारा है। और इस विचारधारा में खाली नारा नहीं है, जैसे हम पिछले 70 सालों से सरकारों के नारे सुनते आए, गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी हटी नहीं इस देश से, गरीबों को हटा दिया गया, मतलब वो भूख से मर गए, लेकिन गरीबी नहीं हटी। मोदी जी ने जो नारा दिया सबका साथ सबका विकास, उसको ऊपर से लेकर नीचे तक अमली जामा पहनाया, उसको इम्प्लीमेंट किया। इस इम्प्लीमेंट को नीचे तक कैसे लागू सरकार करे, उसके लिए अलग से अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाकर उस मंत्रालय के थ्रू, मंत्रालय तो पहले भी रहे हैं, लेकिन अल्पसंख्यक मंत्रालय के थ्रू लोगों का विकास किया गया जो अल्पसंख्यक हैं इस देश के, तो अल्पसंख्यकों का विकास किया गया। आप देखिए
कि प्रगति मैदान में जो फेयर लगता है, हर साल जो ट्रेड फेयर लगता है, उसमें बहुत सारे उद्योगपति आते हैं और अपने चीज़ों का, वहाँ मशीनरी का और चीज़ों का जो उन्होंने बनाई है, उद्योग धंधों का प्रदर्शन करते हैं, जिससे पूरे दुनिया में उनका व्यापार फैलता है। वहाँ हमने खुद देखा है जा करके कि उस प्रगति मैदान के अंदर हुनर हाट के नाम पर अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा जो अल्पसंख्यक लोग हैं देश के, वो जम्मू कश्मीर के हों चाहे वो कन्याकुमारी के हों, सबको वहाँ फ्री में, जिसकी कॉस्ट वहाँ पर हुनर हाट में 1 लाख रुपया होती थी, वो वहाँ फ्री दिया गया स्टॉल उनको अपना उद्योग का प्रगति करने के लिए, और वहाँ पर स्टॉल लगाने के लिए आने जाने का किराया, रहने का खर्चा, ये सब अल्पसंख्यक मंत्रालय ने उठाया। मैंने खुद वहाँ के लोगों से बात की है। कश्मीर के लोग बड़े खुश थे। कश्मीरी अपने वहाँ कालीन को लेकर के और वहाँ बाकी ड्राई फ्रूट्स को लेकर के वहाँ पे आए थे। तो मैंने उनसे खुद पूछा है, क्या आपने कोई रिश्वत दी है कि आपको यहाँ स्टॉल मिल गया? कह रहे नहीं जी, हमने 1 रुपया नहीं दिया, ऑनलाइन हमने अप्लाई किया, उसमें हमारा सिलेक्शन हो गया, हमको आने जाने का खर्चा भी गवर्नमेंट ने दिया है। तो जब लोगों को दिख रहा है कि मोदी जी हमारे हित की बात कर रहे हैं, 3 तलाक की बात करी, ये 3 तलाक मोदी जी को कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि हिंदू धर्म में कोई 3 तलाक का कंसेप्ट ही नहीं है। लेकिन उन्होंने उन बहनों के लिए बात की जो इस्लाम धर्म की बहनें हैं और उनको वो प्रॉब्लम हो रही थी। उन्होंने मोदी जी से रिक्वेस्ट की, उन्होंने बुराई भी ली विपक्ष की, लेकिन इस काम को अमली जामा पहनाया और सदन से पास किया। धारा 370 इस देश के विकास के लिए, और क्योंकि वो कांग्रेस की लगाई हुई टेम्परेरी धारा थी जिससे बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई थी कि कोई भी भारतीय वहाँ विवाह नहीं कर सकता, वहाँ के लोग पूरे भारत में आ सकते हैं लेकिन यहाँ के व्यापारी वहाँ जाकर उद्योग धंधे नहीं लगा सकते। बहुत सारी रुकावटें, भौगोलिक रूप से, राजनीतिक रूप से वो रुकावटें थी। तो धारा 370 हटाना कश्मीरियों के हित में था और इसलिए उसको हटाया गया। लेकिन ये जो पाकिस्तान है, ये वहाँ कश्मीरियों को भटकाकर वो कोशिश कर रहा था कि किसी तरह वो अपनी दाल गला ले, वहाँ लोगों को भड़का ले, और इसी का खुलासा मोदी सरकार ने किया। पिछले दिनों जो भी आतंकवादी पकड़े गए उनमें से 99.9% पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित थे। कश्मीरी जो आतंकवादी थे, जो कश्मीर के रहने वाले थे, ये भी खुलासे हुए कि उनको पाकिस्तान ने पैसे देकर, उनको भटकाकर और भारत के विरुद्ध उनको हथियार देकर उतारा। तो ये सारी दुनिया में मोदी जी ने इसको बेनकाब किया। इसका आज हम नतीजा देख रहे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो सरकार है इमरान खान की, उनके जो विदेश मंत्री हों या कोई भी हों, वो बड़बोलेपन के कारण अपने ही जाल में फंस गए। उन्होंने सीधा सीधा धमकी दे दी सऊदी अरब के प्रिंस को कि अगर उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया तो ये 2 धड़े में बढ़ जाएगा। भैया, पाकिस्तान की क्या इतनी चलती है कि पाकिस्तान एक तरफ तो कंगाल है, भिखारी का कटोरा लेके खड़ा है, हमें लोन दे दो जी, हमें उधार में तेल दे दो जी, उधार में हथियार दे दो जी। चीन का गुलाम बन चुका है पाकिस्तान, और ऐसा गुलाम जो पाकिस्तान बन चुका है, आज वहाँ क्या हो रहा है, चीन के अंदर जो मुसलमानों का हाल है उसके बारे में पाकिस्तान बोलता है क्या? कि वहाँ के पाकिस्तानी जो मुसलमान हैं, जो ग्वादर मुस्लिम हैं, उनके साथ चीन में बड़ा अत्याचार हो रहा है, हम देख लेंगे। नहीं बोलता है। वहाँ पाकिस्तान की महिलाओं को आज खरीद करके चीनी ले जा रहे हैं, इसके बारे में पाकिस्तान के सभी मंत्री, इमरान खान मौन है। भारत के अंदर कोई स्त्रियों को खरीद के नहीं ला रहा है, तो वो आतंकवादियों को क्यों भेज रहा है यहाँ? कश्मीरियों को नहीं चाहिए पाकिस्तान का दखल, वो चाहते हैं कि भारत में विलय हो जाएं। अभी देखिए IAS में चुनाव हुआ है वहाँ की एक लड़की का, वो चाहती है देश की सेवा करना। देश के युवा, कश्मीर के युवा ये चाहते हैं कि हम भारत में मिलकर और भारत की सेवा करें। आतंकवाद कोई नहीं चाहता, लेकिन पाकिस्तान अपनी सरकार बचाने के लिए वो हमेशा भारत का नाम लेता है, हर भाषण में कश्मीर का नाम लेता है और वहाँ भावनाओं से खेलता है पाकिस्तान के अपनी कमियों को छुपाने के लिए। तो ये जो झटका लगा है, ये बहुत बड़ा झटका है, छोटी मोटी बात नहीं है कि अब उनको सऊदी अरब ने जो लोन दिया था कैसे चुकाएंगे? कर्जा मांगा इसीलिए था कि पाकिस्तान में आज की डेट में 200 रुपये किलो प्याज बिक रही है, 100 रुपये लीटर दूध बिक रहा है, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई। और क्योंकि भारत ने कुछ बैन लगाया है,
जो भी उसका काम चल रहा है वो चीन से चल रहा है। तो सऊदी अरब ने अब ये दिखा दिया है कि बेटा तुम्हारी घुड़की में हम आने वाले नहीं है, तुम किसको घुड़का रहे हो? जो तुमको भीख दे रहा है तुम उसी को धमकी दे रहे हो। तो ये जो है अब चलने वाला नहीं है। खुदा के नाम पर अपराध नहीं चलेगा, खुदा के नाम पर आतंकवाद नहीं चलेगा। ओआईसी ने जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन है उसने अब दिखा दिया है कि हम ऑर्गेनाइज हैं। जहां दुनिया में इस्लाम के मानने वालों के साथ कोई अत्याचार होगा उस पर हम बोलेंगे, लेकिन भारत में भारत सरकार, मोदी सरकार किसी इस्लाम के जानने वाले को, मानने वाले को अत्याचार नहीं कर रही है। सर फिर वो दखल क्यों देगा? क्योंकि पाकिस्तान से ज्यादा अगर कोई प्यारा है उसे तो वो भारत है। भारत के रिश्ते उसके लिए महत्वपूर्ण है, और जिस तरीके से पाकिस्तान इसे हर मंच पर उठाता है और इसमें कोई ठोस उसके पास ना तो सबूत है, और जिस तरीके से हर बार उसे मात मिलती है। शिमला समझौता जो उन्होंने किया था, और इसमें अगर देखें तो वहां पर पाकिस्तान ने अपना सब कुछ ले लिया और सिर्फ एक झूठा वादा दिया था शिमला समझौता में, वो भी कभी वो पूरा नहीं कर पाई, हर बार उसका उल्लंघन करती है। तो इससे दिखाई देता है कि पाकिस्तान खुद में ही परेशान है, कंगाल देश है। नसीहत वो सऊदी अरब को दे रहा है तो इसको तो भुगतना ही पड़ेगा, और इसीलिए वो भुगत भी रहा है। उसका जो कर्ज था वो भी वापस देना पड़ रहा है, वो भी लोन लेकर ही लोन चुकाना पड़ रहा है। तेल भी बंद हो गए हैं। अब हालात ये आ गए हैं कि घास की रोटी के साथ वो अब पानी यूज करेंगे गाड़ियों में। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।